इज्जत नहीं दी वो रुस्वा हुई, जलील हुई, और जिसने औरतों को इज्जत दी वो दुनिया में राज करने वाली कौम बनी। इससे ये बात सामने आती है कि अगर मुल्क या समाज की तरक्की जरूरी है तो औरतों को इज्जत और बराबरी का दर्जा देना। आज आ भी सकती है आप, चलिए आगे। जितने लोग मीटिंग हो रहा है वो बनाने का काम करें। हेलो, हमें उस व्यक्ति के साथ अधिक रहना चाहिए जो हमारी कमियों को हमारे सामने रखे, क्योंकि सही अर्थों में वही हमारा उद्धार करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनमें जो हमारे कमियों को उभार कर हमारे सामने प्रकट करते हैं। जैसे यूं कहा जाए, समझ रहा हूँ कि शादी वगैरह क्यों नाजायज है। जैसे वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं कि जब हम शादी करते हैं सभी लोग खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथि का तालियों के साथ स्वागत करें। सभी लोगों से शमी मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पे आ जाए, उनके लिए एक बार जोरदार ताली और इनका स्वागत करेंगे हमारे विद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ईरा मैम। एक बार जोरदार ईरा मैम के लिए ताली। Big clapping. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हुआ आपका आगमन, आपके स्वागत से शुरू करती हूँ कार्यक्रम सुस्वागतम। लेखक व्याख्याता सरवर समी जो कि कलकत्ता महाविद्यालय में व्याख्याता तथा लेखक के रूप में इनका अतुलनीय योगदान है। महिला के लिए, मैडम के लिए जोरदार ताली से स्वागत करिए। ये अपने चंद शब्दों के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। वायरलेस माइक भी तो यूज करते हैं।
A very good afternoon and chilled afternoon to all of you. नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए सभी महान हस्ती को मेरी शुभकामनाएं और स्टूडेंट को ढेर सारा प्यार और वेल विशेस। आज हम इस सेमिनार में कुछ अहम बातें जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज का सेमिनार का हमारा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इस टॉपिक के जरिए आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये दो पहलू न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि हमारे समाज और मुल्क की तरक्की के लिए कितने जरूरी है। एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट एक मल्टी डायमेंशनल समाजी अमल है जिसके जरिए इंसान अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा सकता है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने गिरोह में, अपने फिरके में और अपने समाज में पैदा होने वाले मसाइल को अहम बताकर काम करने की ताकत को बढ़ाता है। ठीक इसी तरह विमेन एम्पावरमेंट औरतों की उन सलाहियतों के लिए काम करने के तरीकों को बयान करता है जिससे बीते दिनों में इनकार कर दिया गया। ये औरतों की इज्जत और समानता यानी बराबरी, इक्वलिटी को पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी और उनके अंदर की क्षमता को ट्रेनिंग के जरिए बढ़ावा देने की बात करता है। आज सारी दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट और जिनसी बराबरी एक मेन इशू के तौर पर सरे फहरिस्त है। ये मौजूद ये इशू जो है ये तमाम तहजीबों में जिनसी नाबराबरी की हैसियत से फैला है। हमारी दुनिया तरक्की पजीर और गैर तरक्की पजीर मुमालिक के खानों में बटी हुई है। इन गैर तरक्की पजीर मुमालिक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद होने वाले ममालिक में एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। हमारा हिंदुस्तान भी इन्हीं गैर तरक्की पजीर यानी अनडेवलप्ड कंट्रीज में शुमार किया गया है। इसकी वजह यह है कि समाजी और माशी सतह हम दूसरे मुल्कों की तरह मुस्तहकम यानी कंसोलिडेट नहीं है, हमवार नहीं है और हमारे यहाँ जिनसी और जात पात नाबराबरी का रोग दाखिल होकर हमारे भारतीय तहजीब को बर्बाद कर चुका है और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गैर मजहबी यानी मगरबी तहजीब को अपनाकर पकड़ महसूस कर रहे हैं। इस तरह हजारों बरस तक जब हम वैदिक पीरियड में जाते हैं तो हमें ये लगता था कि हमारा मुल्क जो है वो जन्नत जैसा, वहाँ औरतों को बराबरी का दर्जा हासिल है। लेकिन इसके मुताबिक यानी जब वैदिक पीरियड जो था जहाँ औरतों को बराबरी का दर्जा हासिल था, उसके मुताबिक एक अमेरिकन हिस्टोरियन वेल डॉरेंट ने अपनी एक बुक लिखी अ स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें उसने ये बताया कि उस जमाने में औरतें तालीम हासिल करती थी, उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल था, वो खानदानी मशवरे में अहम मशवरे भी दिया करती थी यानी एडवाइजरी बोर्ड की एक अहम मेंबर भी समझी जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तहजीबें बदलने लगी। हम जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं वहाँ हालात हमें बिल्कुल उलट नजर आते हैं यानी अब तहजीब जो है वो बदलने लगी, तहजीब में बदलाव आने लगा था और इसकी बड़ी और अहम वजह ये कि बहुत दुनिया के दूसरे मुल्कों से यानी यूरोपीय मुल्कों से रोमन, जर्मन और दूसरे कबीले वाले लोग जो थे वो इनमें शामिल होते चले जा रहे हैं, जिनकी तहजीब में औरतों को बहुत ही कमतर समझा जाता है क्योंकि वो मर्दों की तरह जाबाज नहीं बल्कि जानिसार थी, कुर्बानी देने वाली थी। और शुरू में ईसाई थ्योरी भी इसी थ्योरी को अपना रही थी, जैसा कि सेंट जेरोम ने कहा था, विमेन इज द गेट ऑफ द डेविल, द पाथ ऑफ विकेडनेस, द स्टिंग ऑफ दिस रिपेल एंड इन अ वर्ड अ पेरिलियस ऑब्जेक्ट। यानी औरत को बहुत गिरी हुई नजर से देखा जाने लगा। यूरोप वालों ने औरतों के लिए
वीमेन का लफ्ज जो है वो एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिसके मायने होता है मर्दों की खादमा, यानी वर्कर ऑफ मेन और सर्वेंट ऑफ मेन। ये इतनी गिरी हुई सोच थी जिसने औरतों को मर्दों के पांव तले दबाने में अहम किरदार अदा किया। हालांकि इस दुनिया के आबाद होने में मर्दों के साथ साथ औरतों का रोल भी किसी हद कम नहीं रहा है। अगर मर्द शौहर रहा तो औरत बीवी रही, मर्द अगर बाप रहा तो औरत बेटी रही, मर्द अगर भाई रहा तो औरत बहन रही। यानी कि हर उस स्टेज में औरत जो है वो जानिसार रही, यानी हर स्टेज में उसने कुर्बानी देती रही। अगर हम यूरोप वालों की तहजीब को छोड़कर हिंदू मत तहजीब या अरब इस्लामी तहजीब को स्टडी करें तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि औरतों को काफी इज्जत मिली। उपनिषद में पढ़ी लिखी औरतों के हवाले से बहुत सारी कहानियां और हकायक हमें मिल जाती हैं, जैसे जबाला की कहानी, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, हेमावती, उमा वगैरह की कहानियां जो हैं वो बहुत प्रेरणा हमें उत्साहित करती हैं। इसकी अहम वजह यह है कि ये पढ़ी लिखी औरतें थी। ये अलग बात है कि उनकी तालीम किसी कोशिश के सबब हुई या फिर उस वक्त का समाजी माहौल या घर का माहौल ऐसा रहा होगा या घर के बड़े की मर्जी से उनकी तालीम मुकम्मल हुई होगी। बृहदारण्यक उपनिषद के एक श्लोक से मालूम होता है कि घर वालों को एक ऐसी बेटी की ख्वाहिश करनी चाहिए जो बड़ी होकर एक स्कॉलर बने। इस श्लोक का तर्जुमा कुछ इस तरह है, वो शख्स जो चाहता है कि उससे ऐसी बेटी पैदा हो जो स्कॉलर बने और पूरे भौतिक जीवन यानी अपनी फिजिकल लाइफ गुजारे, तो उसको तिलों के साथ चावल पकाने चाहिए और दोनों मियाँ बीवी को उस खाने को मक्खन के साथ खाना चाहिए। तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि उनके घर एक स्कॉलर बेटी जन्म ले सके। 6वीं और 7वीं सदी में जब हम आते हैं तो इसमें दुनिया एक नई तब्दीली चाह रही है। समाज में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसे ही माहौल में 7वीं सदी की पहली दहाई में यानी फर्स्ट 10th सेंचुरी में अरब में एक नए धर्म की शुरुआत हुई। इस धर्म ने औरत को बराबरी का स्टेटस दिया। औरतों को पहली बार समानता, इक्वलिटी दी गई। उसे घरेलू मसाइल हो या समाजी या सियासी मसाइल, हर जगह एक एडवाइजरी बोर्ड का अहम मेंबर समझा गया। शिक्षा हासिल करने पर जोर दिया गया, उनकी सेहत पर तवज्जो दी गई और उन्हें अछूत या कमतर नहीं समझकर बल्कि दोस्त समझा गया और दूसरों को भी दोस्त समझने की सलाह दी। इन उदाहरण के ऐतिहासिकरण में अगर हम जाएं तो देखेंगे कि दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई। इसकी वजह से समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देने वाली और बराबरी का दर्जा देने वाली कौम में एक बड़ा फासला, गैप नजर आता है। जिसने औरतों को इज्जत नहीं दी वो रुस्वा हुई, जलील हुई, और जिसने औरतों को इज्जत दी वो दुनिया में राज करने वाली कौम बन गई। इससे ये बात सामने आती है कि अगर मुल्क या समाज की तरक्की जरूरी है तो औरतों को इज्जत और बराबरी का दर्जा देना होगा। औरतों को मर्दों की हुक्मरानी करने वाले समाज से निकालकर बराबरी का दर्जा देने की शुरुआत उसी नौवीं तहजीब से हुई जहां पर औरतों को कमतर समझा गया था। यह मर्दों की असास वाला समाज था, मैन डोमिनेंट सोसाइटी ही था, जिसमें 400 BC में एरिस्टोफेन्स नामी एक ड्रामा निगार ने लिसिस्ट्रेटा और डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी नामी ड्रामा लिखकर औरत की अहमियत को बताने की कोशिश की। उन्होंने अपने पहले ड्रामे में यूनान और पेल्पेनोशियन जंग के दरमियान की एक कड़ी को बताया है, जिसमें ये दिखाया है कि जब मर्दों की सलाहियत नाकाम होने लगी तो औरत ने ही आकर उसकी हिम्मत बढ़ाई और फिर उसकी जीत होती है। यानी यही वो दौर था
कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बावजूद इसके समाज ने औरतों की सलाहियतों को एक्सप्लॉइट किया, उन्हें वो हक नहीं दिया जिनकी वो हिस्सेदार है। डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी में उन्होंने 3 बेटियों के भाग का किस्मत का जिक्र किया है। औरतों को बराबरी का दर्जा दिए जाने की तहरीक जो थी वो इन्हीं ड्रामों की मकबूलियत के बाद से शुरू हुई। मैन डोमिनेंट सोसाइटी के कारण विमेन एम्पावरमेंट की रफ्तार फिर भी काफी धीमी है, बल्कि ये कहा जाए कि औरतों ने अपनी बराबरी के लिए जिस पौधे में उगना शुरू किया, जिस जमीन पर बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, वो जमीन काफी पतली थी। उन्हें वो हिस्सा, वो हक नहीं मिल पाया जिसकी वो असल हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। 1729 में एक और मशहूर नॉवेल निगार वर्जीनिया वुल्फ ने अपना एक मशहूर नॉवेल लिखा, A Room of One's Own। इस नॉवेल के जरिए वुल्फ ने ये समाज को ये जताने की कोशिश की कि औरत के लिए ना तो घर में कोई जगह है और ना समाज में। उसका मानना था कि घर में औरत के लिए अपना कोई कमरा ही नहीं होता, उसका कमरा तो बस किचन होता है जहां वो दूसरों के लिए सोचती है, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में वो कुछ सोच ही नहीं सकती। वुल्फ का ये कहना था कि औरत को एक कमरा दे, यानी उसे आजादी दे, अपने जहन के इस कमरे में वो बैठकर अपने बारे में कुछ सोच सके, आजादी के साथ अपनी परवान को ऊंचा कर सके, अपने समाज के बारे में वो सोच सके। वुल्फ ने मजीद ये कहा कि अगर मर्द औरतों को मर्दों के नुक्ते नजर से ना देखने पर मजबूर करे तो वो समाज की एक बेहतरीन मेंबर हो सकती है, जो सिर्फ समाज और मुल्क की भलाई के लिए ही काम करें। वुल्फ का ये तस्वुर कि औरत को आजादी दे दो, इसने न सिर्फ दुनिया की दूसरी तहजीब बल्कि हिंदू तहजीब में भी ये काफी अहमियत की हामिल रही। इसीलिए कहा जाता है A child might go astray, but a mother never mislead the child। संस्कृत में भी इसे यही कहा गया, को पुत्रो जाय पहुंची दैवी को माता न होती, यानी बच्चा बुरा हो सकता है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। इसी तरह एक और ड्रामा निकाला विंस्टन क्राफ्ट ने न सिर्फ ये कि औरत को ऐश का सामान मानने से इनकार किया, बल्कि औरतों को मर्दों के शाना बशाना चलने वाला एक दोस्त, एक साथी करार दिया। उसे एक दूसरे के लिए इतना ही जरूरी करार दिया जितना गर्म धूप में हवा की एक सर्द लहर। क्राफ्ट का ये मानना था कि औरत और मर्द के राइट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, उन्हें कहीं पर भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहिए, बड़े और छोटे का फर्क नहीं रखना चाहिए। औरतों को बेवकूफ कहा जाता है, उन्हें बेवकूफ क्यों कहा जाता है, उन्हें ऐसा क्यों समझा जाता है? क्राफ्ट ने दलील देते हुए कहा कि वो चूंकि कम तालीम याफ्ता है, बस इसके अलावा कोई और दूसरी वजह हो ही नहीं सकती। अगर आप एक लड़की को भी वैसे ही तालीम दें जैसा कि एक लड़के को दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक लड़की भी उतनी ही ज़हीन है जितना कि एक लड़का। बस इसी ख्यालात ने यहाँ से लिबरलिज्म की तहरीक को जन्म दिया। अगर हमें औरत को इज्जत और बराबरी का दर्जा देना है तो हमारी सोच जो है वो हमें बदलनी होगी, यानी हमें लिबरल होना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम पूरे तौर पर लिबरल हो चुके हैं? हमें जवाब जो है वो 80% तक ना में आता है। हमारा जवाब लिबरल माइंडेड चंद ही लोग रहे होंगे या आप हैं
जिन्होंने औरतों की आजादी या बराबरी के बारे में सोचा। इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी हम अपनी औरतों को, लड़कियों को वो आजादी या वो हक, वो स्टेटस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच वोट डालने की मांग की तो उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार नहीं। 1917 में पहली मर्तबा जेनेट रैनकिन ऑफ मोंटाना अमेरिकी पार्लियामेंट की पहली मेंबर बनी। अमेरिका में औरतों को बराबरी का दर्जा देने का सिलसिला शुरू होने लगा, जो बढ़ता ही चला गया। 1961 में अमेरिकी सदर जॉन कैनेडी ने औरतों के हकूक के लिए विमेन कमीशन बनाया, जिनकी सिफारिशात पर औरतों को बहुत सारे सहूलतें, फैसिलिटीज दी गई। अगर हमारे मुल्क भारत का जायजा लें तो हमारे मुल्क भारत में औरतों के साथ क्या कुछ नहीं किया जाता रहा। उन्हें एक बेकार सी चीज समझा जाता रहा। जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उससे जिंदगी के सारे हक छीन लिए जाते थे, उन्हें सती कर दिया जाता था। उनकी मर्जी हो या ना हो, उन्हें जिंदा जल जाने पर मजबूर किया जाता था, और ये मर्द असास मुआशरा उन्हें सती देवी कहकर पुकारना शुरू कर देता था। इसकी वजह यह थी कि वो इस तरह औरत को दबा सकते, और उनके दबने की सिर्फ एक ही वजह ये थी कि औरतें गैर तालीम याफ्ता थी, अनएजुकेटेड थी। इसी तरह बेवा होने के बाद उन्हें दूसरी शादी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरे शौहर के बारे में सोचना पुनः तस्वुर किया जाता था। समाज के लिबरल माइंडेड जो सोशल रिफॉर्मर रहे, जैसे राजा राममोहन राय, जिसे हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक उसी तरह केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह बंगाली समाज के ऐसे महान हस्ती थे जिन्होंने इस सिलसिले में पहला कदम उठाया कि औरतों को बराबरी और आज़ादी दी जाए। उनकी ये कोशिश जो थी वो आसानी से रंग नहीं लाई। समाज के हाथों उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1829 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रेगुलेशन 17 के तहत सती एक्ट लागू किया गया। सती पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद फिर 1856 में रेगुलेशन 15 के जरिए विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। बेवाओं को दूसरी शादी का हक दिया गया। समाज को आगे लाने वालों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये मिसाल पेश की कि उन्होंने अपने बेटे की शादी एक बेवा लड़की से की। समाज में औरतों को जीने का एहसास दिलाया, उन्हें मर्दों के बराबर आने पर जोर दिया गया। लेकिन ये जालिम समाज अपनी पुरानी डगर से इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। गाये बगाये औरतों को सती भी किया जाता रहा, उन पर जुल्म भी किया जाता रहा, लेकिन अब हालात ने करवट बदली। वक्त बदलता चला गया। मुल्क ने आजादी हासिल की। औरतों के हकूक के लिए काफी तरक्की पसंद पॉलिसियां भी लाई गई। 1974 और 78 के दरमियान औरतों की तरक्की के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। 1990 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कायम किया गया। 1993 में भारत के संविधान में तब्दीली लाकर औरतों के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में उनको हिस्सेदार भी बनाया गया, ताकि वो निचली सतह से औरतों के बारे में अपनी बात कर सके। 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज उठा। इसे एक प्रोग्राम में ढालकर लड़कियों के एम्पावरमेंट को बढ़ाने की कोशिश भी की गई। आज समाज में लड़कियों का जो रेशियो है वो लड़कों की बनिस्बत कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 लड़के के मुकाबले सिर्फ 918 लड़कियां पैदा हो रही हैं। बिहार में लिटरेसी का रेशियो अगर देखा जाए तो 61.8% है, जिसमें लड़कियों की तालीम का जो रेशियो है वो 23% है।
ये रेशियो बराबर में उसी समय आ सकता है जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, जब हम बेटी को सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बेटों वाली नजर से देखेंगे। तो हमें मुजफ्फरपुर से चुनी गई पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनीता जैसी कई लड़कियां सामने नजर आ सकती हैं। ये धरती वही है जहां एक बार फिर ये धरती वही है जहां से एक बार फिर कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसी बेटियां पैदा हो सकती हैं। ये धरती वही है जो स्पेस का मैदान हो, अखाड़े का मैदान हो, दंगल हो या सियासत का मैदान हो, हमें हर जगह बेटियां बेटियों से बहुत ऊपर नजर आएंगी। सानिया मिर्जा हो, साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, गीता कुमारी फोगाट हो और इंदिरा गांधी हो। अगर बेटियों को आजाद छोड़ दिया जाए, उनको आसमानों में परवास करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो आसमानों को मुट्ठी में लेकर आ सकती हैं इस धरती पर। औरतें जिस्मानी तौर पर कमजोर हो सकती हैं, लेकिन मेंटली वो कहीं पर भी कमजोर नहीं है। मर्द इसकी जिस्मानी कमजोरी को उसकी पूरी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन मेंटली वो मर्दों को चिट करने वाली लड़कियां ही हैं। इसीलिए कहा जाता है एनी लिविंग और फैमिली flourishes and is successful only when the women in the family is respected. And by success here means success everywhere, be it education, career, finance, health or peace. So this is the moral duty of women too, not for men. This is the moral duty of women too, to maintain themselves in such a way that their dignity is always acknowledged and retained. तो ये औरतों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर उनको बराबरी के दर्जे पर आना है तो उन्हें अपनी डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट